Namaskar to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss part 3, Deputation and Foreign Service. In this part, I will discuss pay fixation, basically related when from one department to X cadre department, different type of allowances, and reversion and overstay. And this video definitely would be interesting one, and you can get many informations. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get our it means update about my videos. So this part is important one related to the deputation and foreign service. It is the last part. In this part also I will discuss 10 MCQs, latest pattern MCQs. So my friends, please subscribe my channel. Now I am going to start part 3, deputation and foreign service. So first you see, it is given the following types of appointments will not be treated as deputation and foreign service for the purposes of these orders. अभी हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि वो एक्चुअली उसको हम डेपुटेशन नहीं मानेंगे, कि उसको हम फॉरेन सर्विस नहीं मानेंगे. ठीक है, सम पॉइंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस. एक्चुअली दीज पॉइंट्स आर नॉट रिलेटेड टू डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस. फर्स्ट वन, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विंग एम्प्लॉइज मेड आइदर बाय प्रमोशन और बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. जब प्रमोशन होता है और कोई ओपन कैंडिडेट जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो एक्चुअली डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस रिलेटेड नहीं है. ठीक है, चाहे परमानेंट और टेम्पररी बेसिस में थ्रू प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसको हम डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस नहीं मानेंगे. नेक्स्ट वन, परमानेंट अपॉइंटमेंट मेड बाय ट्रांसफर और ऑब्जर्वेशन. इससे तो गवर्नमेंट सर्विस में ट्रांसफर होता है, एज यूजुअल इट मींस ट्रांसफर इज देयर. एंड ऑब्जर्वेशन, सपोज कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका ऑब्जर्वेशन हो जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कोई कॉर्पोरेट बॉडी, तो उसको हम डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस नहीं मानेंगे. तो ट्रांसफर और ऑब्जर्वेशन, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑब्जर्व्ड इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो जब ऑब्जर्वेशन केस में हम नहीं मानेंगे कि डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस, इसको हम फॉरेन सर्विस नहीं मानेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, टेम्पररी अपॉइंटमेंट मेड बेस्ड ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट. सपोज पर्सनल रिक्वेस्ट में आपका टेम्पररी अपॉइंटमेंट हो जाता है. टेम्पररी अपॉइंटमेंट मेड बेस्ड ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, पर्सनल रिक्वेस्ट में आपका टेम्पररी ट्रांसफर होता है, तो उसको हम डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस नहीं मानेंगे. और लास्ट वन क्या है, अरेंजमेंट्स नेसेसिएटेड बाय स्टाफ इम्बालांसेस arising on reorganization of offices on the same or different stations, subject to the specific condition that no deputation allowance will be admissible in such cases. सपोज कुछ स्टाफ इम्बालांसेस होता है, तो सपोज सेम स्टेशन में ट्रांसफर होता है, कि सपोज एनी आउट ऑफ स्टेशन ट्रांसफर होता है, और इस केस में भी हम उसको डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस नहीं मानेंगे. तो ये सब कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है. एक्चुअली दीज पॉइंट्स बेसिकली आर नॉट रिलेटेड टू द डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस. चलो इंपोर्टेंट नोट्स को चलेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है. ए पर्सन इन ए हायर लेवल पे मैट्रिक्स shall not be appointed on deputation to a post in lower level in pay matrix if the deputation is from central government to central government. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट केस में हायर लेवल पे मैट्रिक्स टू लोअर लेवल पे मैट्रिक्स. ओके, सो इस केस में एक्चुअली ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, इस तरीका का अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा कि एक पर्सन हायर पे लेवल में है, पे लेवल मैट्रिक्स में है, तो उसको डेपुटेशन में लोअर लेवल पे मैट्रिक्स को भेजा जाएगा, तो ये नहीं होगा. ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सो पर्सन इन हायर लेवल पे मैट्रिक्स shall not be appointed right to a post in lower level pay matrix in another central government department. ऐसा नहीं हो सकता. और एक है वही सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यदि दोनों में जो स्केल अप पे है डियरनेस अलाउंस सेम है. स्केल अप पे सपोज वन सीजी डिपार्टमेंट है, अनदर सीजी डिपार्टमेंट, ये दोनों में
सपोज सीजी ये सपोज एजुकेशन डिपार्टमेंट है और ये रेलवे डिपार्टमेंट है, ऐसे में तो सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट ये में यदि पे स्केल सेम रहेगा और डियरनेस अलाउंस सेम रहेगा तो ये पेरेंट कैडर है, सपोज ये एक्स कैडर है, ओके, कैडर से एक्स कैडर मींस कैडर से बाहर है, ओके, सेम डिपार्टमेंट में नहीं है, डिपार्टमेंट अलग हो जाता है। तो इस केस में यदि पे स्केल डियरनेस अलाउंस सेम रहेगा तो इस केस में एक्चुअली डेपुटेशन में भेजा नहीं जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। सो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू, और एक बार बता देता हूं आपको, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अनदर एक्स कैडर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हायर पे मैट्रिक्स टू लो पे मैट्रिक्स, इसमें एक्चुअली पर्सन को भेजा नहीं जाएगा डेपुटेशन में। अनदर क्या है, सपोज दोनों इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्स कैडर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनमें पे स्केल एंड डियरनेस अलाउंस सेम रहेगा, इस केस में भी पर्सन को डेपुटेशन में भेजा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट को चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। However, no appointment on deputation or foreign service shall be made from or to central government or an organization where the scale of pay and DA pattern in the parent cadre post and ex cadre post are dissimilar। यहाँ पर दे दिया सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओके, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? मगर इसमें क्या है, जो डिपार्टमेंट है और एक्स कैडर पेरेंट डिपार्टमेंट और एक्स कैडर डिपार्टमेंट, उसमें जो पे स्केल है एंड डीए का डियरनेस अलाउंस पैटर्न है वो डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है, वो डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये केस में इट मींस नो अपॉइंटमेंट। यहां पर ऑप्शन देखिए, नो अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस शैल बी मेड। तो एक ऑप्शन हम देखेंगे, अभी इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो ऑप्शन है, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो इस केस में एक कंडीशन है जो अपॉइंटमेंट नहीं होगा। देखिए पेरेंट कैडर हम डिस्कस करेंगे। पेरेंट कैडर को मैं ए ले लिया, देखिए तो पेरेंट कैडर में बेसिक पे इंक्रीज्ड बाय 1 इंक्रीमेंट। जो पेरेंट कैडर में बेसिक पे है उसमें हम एक इंक्रीमेंट दे देंगे, ठीक है, उसमें एक इंक्रीमेंट दे देंगे और उसके साथ इंक्रीमेंट हो गया, तो ये न्यू बेसिक पे हो गया। तो ये न्यू बेसिक पे के ऊपर हम डीए कैलकुलेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये हो गया। सेकंड में अभी हम एक्स कैडर पोस्ट को चलेंगे, ठीक है। पेरेंट कैडर में जो बेसिक पे है उसमें एक इंक्रीमेंट दे देंगे और बेसिक पे फिक्स कर देंगे और उसके ऊपर डीए। एक्स कैडर पोस्ट में हम मैक्सिमम ऑफ द पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स, जो पे मैट्रिक्स है, जो लेवल है, उसमें हम मैक्सिमम पे ले जाएंगे और मैक्सिमम पे ले जाएंगे और डीए ऐड कर देंगे। मगर इसमें हम देखेंगे जो पेरेंट कैडर में जो एमोलुमेंट्स होगा वो एक्स कैडर पोस्ट से ज्यादा होगा, तो इस केस में एक्चुअली डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में भेजा नहीं जाएगा। मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। देखिए फर्स्ट आप क्या कीजिए, जो पेरेंट कैडर है, पेरेंट कैडर में जो अभी बेसिक पे है उसमें हम एक इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, इसमें एक इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, तो एक न्यू बेसिक पे आ गया, तो न्यू बेसिक पे आ गया, तो इसके ऊपर हम डीए ऐड कर देंगे। इसके ये एक एमोलुमेंट्स हो गया। अभी हम एक्स कैडर पोस्ट में देखेंगे, सपोज लेवल 8, सपोज एक्स कैडर पोस्ट अभी लेवल 8 में हम मैक्सिमम देखेंगे। लेवल 8 में मैक्सिमम सपोज जो इंडेक्स लेवल में इंडेक्स लेवल जो 40 है, मैक्सिमम है 1,51,100 है, ये मैक्सिमम पे लेवल है। आप देख लीजिए इंडेक्स आप 40 को चले जाइए लेवल 8 में, ये मैक्सिमम पे है, इसके ऊपर हम डीए निकाल देंगे। मगर इसमें क्या होगा, ठीक है, हम एक्स कैडर को बी ले लिया है, इसमें हम देखेंगे जो पेरेंट कैडर का एमोलुमेंट्स है वो फिर भी एक्स कैडर पोस्ट से ज्यादा है, तो इस केस में एक्चुअली डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में पर्सन को भेजा नहीं जाएगा। तो वही कंडीशन दे दिया, डिफरेंट है, माने दोनों जो पेरेंट कैडर एक्स कैडर पोस्ट में एक्चुअली जो पे लेवल है और जो डीए पैटर्न है वो डिफरेंट है। मगर हम पेरेंट कैडर में एमोलुमेंट्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ना, बेसिक पे में एक इंक्रीमेंट दे देंगे, न्यू बेसिक पे फिक्स हो जाएगा, उसके ऊपर डीए, तो ये एक एमोलुमेंट्स हो गया।
ये पेरेंट कैडर का। मगर हम क्या करेंगे, एक्स कैडर में सपोज अभी लेवल 8 को जाएगा वो पर्सन, और लेवल 8 को जाएगा तो मैक्सिमम एक्स कैडर पोस्ट में मैक्सिमम जो पे लेवल है लेवल 8 में, आप देख लीजिए इंडेक्स 40 देख लीजिए, सेल में जाकर देखिए इंडेक्स 40 जो अल्टीमेट है, तो मैक्सिमम पे लेवल है 1,51,100, और उसके ऊपर जो एक्स कैडर में जो डीए है उसके ऊपर हम डीए लगा देंगे, और उसका जो एमोलुमेंट्स होगा उसमें एक एमोलुमेंट्स हम निकाल देंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो पेरेंट कैडर का एमोलुमेंट्स है वो ग्रेटर देन एक्स कैडर का एमोलुमेंट, एक्स कैडर का एमोलुमेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में कंसर्न जो पर्सन है उसको डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में भेजा नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें एक एग्जांपल, एक ऑप्शन आप देखिए, जब पे स्केल एंड बेसिकली डीए जो है डिफरेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बेसिकली फॉरेन सर्विस होता है, आप जानते हो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी कॉर्पोरेट बॉडी पार्शियली और होली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सब फॉरेन सर्विस है। तो ये स्थिति में एक एग्जांपल आपको दे दिया, जब पेरेंट कैडर का एमोलुमेंट्स एक्स कैडर का एमोलुमेंट से ज्यादा होगा, तो ऑप्शन क्या है, हम एक्स कैडर पोस्ट में मैक्सिमम जो एक पे लेवल, अभी पर्सन लेवल 8 को जाएगा एक्स कैडर पोस्ट में, मगर मैक्सिमम पे लेवल को ले लिए लेवल 8 का एक्स कैडर पोस्ट में, और जो एक्स कैडर पोस्ट में जो डीए है ऐड कर दिए, उसका एमोलुमेंट्स निकाल दिए। और हम जानते हैं कि पेरेंट कैडर में हम क्या करेंगे, जो बेसिक पे है उसके एक इंक्रीमेंट देते हैं, और न्यू बेसिक पे होता है, और उसके ऊपर हम जो पेरेंट कैडर का डीए है हम देखते हैं। तो उसमें हम चेक करने के बाद देख लिए कि जो पेरेंट कैडर का एमोलुमेंट्स ग्रेटर देन एक्स कैडर पोस्ट का एमोलुमेंट से ज्यादा है, तो पेरेंट कैडर का एमोलुमेंट ज्यादा है, तो इस केस में पर्सन को डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में भेजा नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलो अभी एक यहां पर एक इलुस्ट्रेशन उसी के ऊपर एक एग्जांपल दे दिया है मैं जो अभी डिस्कस किया। इन द केस ऑफ एन अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन बेसिस फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्स कैडर पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स, इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन से वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 7 में ज्वाइन करेगा, वेयर द पे स्केल जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल है एंड डीए जो पैटर्न है वो ऑफ द पेरेंट कैडर पोस्ट एंड एक्स कैडर पोस्ट डिसिमिलर है, समान नहीं है। तो यहां पर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और वो जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 7 में ज्वाइन करेगा। ठीक है, और दोनों में ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो पे स्केल एंड जो डीए पैटर्न है वो डिफरेंट है। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम पेरेंट कैडर को चलेंगे। पेरेंट कैडर का सिंबल ए ले लिया, तो पेरेंट कैडर में क्या है, जो पेरेंट कैडर का ऑर्गेनाइजेशन है पेरेंट कैडर, तो उसमें क्या है, बेसिक पे में हम एक इंक्रीमेंट दे देंगे और एक फिक्स कर देंगे, और उसके ऊपर जो डीए है पेरेंट कैडर का, ठीक है, ये पेरेंट कैडर का मैं ए ले लिया, एक सिंबलिकली ले लिया। तो पेरेंट कैडर में कैसे होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट वो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 7 में ज्वाइन करेगा, तो इसमें क्या है, पेरेंट कैडर में हम जो बेसिक पे है उसमें एक इंक्रीमेंट दे देते हैं, और इसको अंडरलाइन किया, और जो एक पे अभी फिक्स हो गया और उसके ऊपर हम डीए निकाल देंगे, ये एक एमोलुमेंट्स हो गया। ठीक है, अभी हम एक्स कैडर पोस्ट को चलेंगे। एक्स कैडर पोस्ट में एक्स कैडर पोस्ट मींस वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल 7, एक्स कैडर पोस्ट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल 7, उसमें हम मैक्सिमम पे देखेंगे, लेवल 7 का हम मैक्सिमम पे देखेंगे। तो मैक्सिमम पे कितना है, 1,42,400 है, लेवल 7 में ज्वाइन करेगा ना वो जाकर, तो मैक्सिमम हम लेवल 7 में मैक्सिमम देख लेंगे, जो वही लेवल 7 का मैक्सिमम पे क्या है, मैक्सिमम पे है 1,42,400, और उसके ऊपर जो एक्स कैडर पोस्ट का जो डीए है, ठीक है, हम कैलकुलेट करने के बाद ये पता चला कि पेरेंट कैडर का एमोलुमेंट्स एक्स कैडर का एमोलुमेंट से ज्यादा है। तो पेरेंट कैडर का एमोलुमेंट्स एक्स कैडर एमोलुमेंट से ज्यादा है, तो इस केस में वो पर्सन को डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में भेजा नहीं जाएगा, क्योंकि पेरेंट कैडर जो लैंडिंग डिपार्टमेंट है उसका एमोलुमेंट ज्यादा है। हम फिर भी क्या कर रहे हैं ना, एक्स कैडर पोस्ट में जो लेवल को जाएगा एक्स कैडर पोस्ट का, उसमें हम मैक्सिमम पे ले लिए, और लेवल 7 का मैक्सिमम देखिए, अभी लेवल जो इलस्ट्रेशन में क्लियरली दिया है
जो पर्सन अभी जाएगा डेपुटेशन में कि फॉरेन सर्विस में, वो जाकर लेवल 7 में ज्वाइन करेगा और लेवल 7 का मैक्सिमम पे ले लिए और जो एक्स कैडर पोस्ट में जो डीए है उसमें ऐड कर दिए, मगर फिर भी पेरेंट कैडर एमोलुमेंट्स एक्स कैडर एमोलुमेंट से ज्यादा है, तब वो पर्सन कैसे जाएगा? तो पर्सन को इसी केस में डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में भेजा नहीं जाएगा। ठीक है, चलो मैं थोड़ा क्लैरिफाई किया आपको। और अभी ऑप्शन देखेंगे। जब पे फिक्सेशन का आता है ना, ऑप्शन होता है, तो अन एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस, तो दो ऑप्शन है, आइदर वो पेरेंट कैडर का बेसिक पे को लेगा, चूज करेगा, या जो डेपुटेशन पोस्ट है और जो फॉरेन डिपार्टमेंट का जो पोस्ट का पे को चूज करेगा। तो अब यहां पर देख लीजिए, तो मे इलेक्ट टू ड्रॉ आइदर द पे इन द लेवल इन द पे मैट्रिक्स और स्केल ऑफ पे ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस पोस्ट, और ऑप्शन है और हीज और हर बेसिक पे इन द पेरेंट कैडर प्लस डेपुटेशन अलाउंस, और जो उसको पर्सनल पे मिल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन उसके पास है। जब आपका पे फिक्सेशन होगा, दोनों ऑप्शन है। तो ये जब आप जाकर एक्स कैडर पोस्ट में ज्वाइन करोगे तो ऑप्शन आपको 1 मंथ के अंदर देना है। ठीक है, 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन देना है कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा। एक ऑप्शन है, आइदर आपको चूज करना है पे जो लेवल है, जो डेपुटेशन पोस्ट का लेवल है। ठीक है, डेपुटेशन पोस्ट का लेवल और जो स्केल ऑफ पे है कि फॉरेन सर्विस पोस्ट का। एक ऑप्शन है जो डेपुटेशन पोस्ट है और जो फॉरेन सर्विस पोस्ट है उसका लेवल को आप चूज करो, और नहीं तो आपका पेरेंट कैडर में जो बेसिक पे है उसके ऊपर डेपुटेशन अलाउंस आपको मिलेगा, क्योंकि आप पेरेंट कैडर का बेसिक पे को, पे लेवल को चूज करोगे तो उसके ऊपर ही डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। और जो पर्सनल पे, सपोज कोई पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका कोई पे अनोमली था तो आपको अभी वो पर्सनल पे मिलता है, वो अनोमली को कवर अप करने के लिए वो पर्सनल पे, ये सब ऑप्शन है। तो इधर दो ऑप्शन है, आइदर आप डेपुटेशन पोस्ट का पे लेवल को चूज करो, अदरवाइज आपका पेरेंट कैडर का जो पे लेवल था, बेसिक पे था, उसमें आपका डेपुटेशन अलाउंस ऐड होगा, और यदि आपको पर्सनल पे मिलता है आपका पेरेंट कैडर में, वो भी ऐड होगा। ठीक है, मगर यहां पर दिया है, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फॉरेन सर्विस में भेजा जाएगा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये याद रखना है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भेजा जाएगा, ये ऑप्शन अलाउ नहीं होगा, उसके लिए अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो वो ऑर्डर निकला है अलग, आपको यहां पर याद रखना है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भेजा जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए स्पेशल ऑप्शन है जो उसका ऑर्डर निकल चुका है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए। तो ठीक है, मगर जब आपको डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस में भेजा जाएगा तो आपके लिए पे फिक्सेशन के लिए ऑप्शन है, आइदर यू चूज द पे लेवल ऑफ द डेपुटेशन पोस्ट और फॉरेन सर्विस पोस्ट, नहीं तो आपका पेरेंट कैडर पोस्ट में जो बेसिक पे है उसके ऊपर आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, और वहां पर यदि आपको पर्सनल पे आपका पेरेंट कैडर में मिल रहा है, कोई पे अनोमली था पास्ट में और ये उसको कवर अप किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन है। तो आइदर चूज द पे स्केल ऑफ द डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस पोस्ट, और इन पेरेंट कैडर यू चूज योर बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस, ओके, प्लस एनी पर्सनल पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। यहां पर जो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जब आप बोरोइंग डिपार्टमेंट में ना एक कैडर पोस्ट में आप ज्वाइन करते हो, तो जिस डेट में आप ज्वाइन कर रहे हो विद इन 1 मंथ आपको ऑप्शन देना है कि किस ऑप्शन को आपको चूज करना है, आइदर यू चूज द पे स्केल ऑफ द डेपुटेशन पोस्ट और यू चूज द पेरेंट कैडर बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस। ठीक है, तो ये आपको चूज करना है, जो बोरोइंग अथॉरिटी शाल ऑब्टेन द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय। तो आपका ऑप्शन कब मांगेगा, तो जब आप ज्वाइन कर रहे हो एक्स कैडर पोस्ट में विद इन 1 मंथ आपको चूज करना है। यदि आप चूज नहीं किया है, विद इन 1 मंथ आपको ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन क्या होगा, आइदर डेपुटेशन, ये एक है, आइदर डेपुटेशन पोस्ट का, आइदर डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल, और आप चूज कर लो आपका पेरेंट कैडर है, जो पेरेंट कैडर है उसमें आपका जो बेसिक पे है उसके ऊपर आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, उसके ऊपर आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक है,
तो आइदर कोई भी ऑप्शन आप चूज करो, और जो ऑप्शन चूज करोगे वो फाइनल होगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, आप ये जो ऑप्शन दिया है ना वो रिवाइज हो सकता है। ए आ गया, द एम्प्लॉय में रिवाइज द ऑप्शन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस व्हिच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द सेम। तो इट मीन्स ये जो ऑप्शन आप दिया था पहले हम डिस्कस अभी कर लिया, तो उसको आप भी रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कब आप ऑप्शन आपका जो ऑप्शन है उसको रिवाइज कर सकते हो। जब आपको प्रोफॉर्मा प्रमोशन में बार बार बताया था, आप अभी फॉरेन सर्विस में आ गए कि डेपुटेशन में आ गए, मगर एज यूजुअल आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन हुआ, तो बेसिकली आप तो अभी फॉरेन सर्विस में काम कर रहे हो, तो वहां पर आपका जूनियर को, जैसे पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका जूनियर को प्रमोट कर दिया जाएगा क्योंकि आप अभी नहीं हो। मगर फिर भी यदि आप अभी फॉरेन सर्विस में हो कि डेपुटेशन में हो, एज यूजुअल आपका नोशनल प्रमोशन होगा। आप ये मत मान लीजिए कि प्रमोशन नहीं होगा, आप वहां पर आपका जूनियर को प्रमोट कर दिया जाएगा, मगर यहां पर भी एज यूजुअल जैसे आपको प्रमोशन मिला था वैसा ही प्रमोशन होगा। तो इस केस में डेफिनेटली आपका जो पेरेंट कैडर बेसिक पे है वो हाइक हो जाएगा। तो प्रोफॉर्मा प्रमोशन यही है। प्रोफॉर्मा प्रमोशन मींस आप अभी फॉरेन सर्विस में हो, डेपुटेशन में हो, तो वहां पर आपका पेरेंट कैडर में आपका प्रमोशन हुआ, मगर अभी आप फॉरेन सर्विस में हो तो आपका जूनियर को वहां पर प्रमोट कर दिया जाएगा। मगर ये नहीं है कि आपका प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा, एज यूजुअल आपका प्रमोशन मिलेगा आपको यहां पर। ठीक है, उसी के हिसाब से पेरेंट कैडर में आपका बेसिक पे हाइक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस केस में अपग्रेडेशन होगा ना आपका स्केल, तो इसके हिसाब से फिर आप आपका पे को फिक्स करोगे। यदि आप पेरेंट कैडर का पे को चूज किया है तो अभी प्रोफॉर्मा प्रमोशन में आपका पे हाइक होगा, तो आप इट मींस डेफिनेटली आपका जो ऑप्शन था तो आप रिवाइज करोगे। नेक्स्ट क्या है, सपोज आपका पेरेंट कैडर में आपको लोअर ग्रेड को रिवर्ट कर दिया गया, तो इस केस में जब लोअर ग्रेड को चले गए तो आपका सपोज पे स्केल आपका पेरेंट कैडर का चूज किया था। अभी पेरेंट कैडर में आप अभी फॉरेन सर्विस में हो, मगर वहां पर पेरेंट कैडर में आपको लोअर ग्रेड में सपोज रिवर्ट कर दिया गया, तो इस केस में आपका तो पे स्केल कम होगा। ठीक है कि नहीं? पेरेंट कैडर में, क्योंकि आप पेरेंट कैडर का पे स्केल को चूज किया है, तो इस केस में फिर रिवाइज होगा। नेक्स्ट है, व्हेन द स्केल ऑफ पे और लेवल इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द पेरेंट कैडर पोस्ट based on which his emoluments are regulating during deputation or foreign service or of the ex-cadre post held by the employee on deputation or foreign service is revised either prospectively or from a retrospective date। तो आप कोई भी इधर आप डेपुटेशन पे पोस्ट का पे स्केल चूज किया है कि पेरेंट कैडर का पे स्केल चूज किया है, इधर दो ऑप्शन है। यदि आप पेरेंट कैडर का पे स्केल चूज किया है, आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। अदरवाइज अदर है आप क्या पे कर डेपुटेशन पोस्ट का, जो फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है उसका पे स्केल चूज किया है, ऑप्शन यही है। यदि दोनों में सपोज आपका कोई चाहे आप पास्ट, जो रेट्रोस्पेक्टिव है पास्ट डेट से, कि प्रोस्पेक्टिव मींस अभी जो प्रेजेंट डेट है उसके बाद, सपोज आपका इधर आप पेरेंट कैडर को चूज करो कि आप डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल को चूज करो, डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल को चूज करो। सपोज इसमें इधर और में, ठीक है, इसमें क्या हुआ, रिवाइज हुआ आपका पे स्केल, चाहे आप पेरेंट कैडर हो कि चाहे डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल हो। यदि रिवाइज हुआ, चाहे फ्यूचर डेट में रिवाइज होगा कि कोई पास्ट डेट से रिवाइज हुआ, तो उसके हिसाब से वो फिर आपका रीफिक्स होगा। ओके, आपका रीफिक्स होगा, रीफिक्सेशन होगा, तो इस केस में फिर रिवाइज का ऑप्शन आ जाता है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है जो मींस जो पे फिक्सेशन में रिवाइज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन ये दे दिया, बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड और सेम ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ प्रोफॉर्मा प्रमोशन और अपॉइंटमेंट टू नॉन फंक्शनल सिलेक्शन, ग्रेड रिविजन of gradation of scales of pay in the pay matrix in the parent cadre, his or her pay will be refixed with reference to the revised entitlement of pay in the parent cadre. However, if the initial option was for the pay scale of the deputation post and no change in option already exercised is envisaged,
the pay already drawn in deputation post will be protected if the pay refixed is less. अच्छा, ये आप अभी क्या किया था ना, डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल को चूज किया था, डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल को आप चूज किया था, इसको आप चूज किया था। अभी आपका प्रोफॉर्मा प्रमोशन हुआ, अभी आपका चाहे प्रोफॉर्मा प्रमोशन हो कि सिलेक्शन ग्रेड हो कि एमएससीपी जो मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, तो इसमें तो पे, सपोज आप डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल को चूज किए थे, अभी पेरेंट कैडर में आपका प्रोफॉर्मा प्रमोशन हुआ कि एमएससीपी मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम में आपका बेसिक पे हाइक हुआ, कि सिलेक्शन ग्रेड में आपका बेसिक पे हाइक हुआ। तो ये कंपेयर करेंगे, आप तो चूज कर चुके हो डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल को, मगर अभी वहां पर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में चाहे प्रोफॉर्मा प्रमोशन हो कि एमएससीपी हो कि आपका सिलेक्शन ग्रेड है कि यहाँ पर क्या है, बेसिक पे हाइक हुआ। तो इस केस में हम कंपेयर करके देख लिया कि जो डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल कम हो रहा है, क्योंकि अभी रिफिक्स हम चेक करेंगे, क्योंकि पेरेंट डिपार्टमेंट में जो बेसिक पे थोड़ा हाइक हो गया इसके वजह से, प्रोफॉर्मा प्रमोशन के वजह से, कि एमएससीपी की जो सिलेक्शन ग्रेड की वजह से। मगर आप क्या चूज किया था, डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल को चूज किया था पहले, इसको आप चूज किया था, मगर अभी जब पेरेंट डिपार्टमेंट में ये आ गया, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में जो बेसिक पे हाइक हो गया, तो इसको अभी हम कंपेयर करेंगे तो डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल कम हो गया। तब ये जब होगा तब आपको पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये जो डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल को आप चूज किए थे पहले, ये तो अभी कम हो गया ना, क्योंकि अभी आप इसको चूज किए थे, मगर अभी पेरेंट डिपार्टमेंट में बेसिक पे हाइक हो गया, किसके वजह से हाइक हो गया समझ में आ गया। तो अभी ये जो डेपुटेशन पोस्ट का पे स्केल था उसमें पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी ऑप्शन है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, अभी हम देखेंगे थोड़ा पे फिक्सेशन के ऊपर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पे फिक्सेशन के ऊपर फर्स्ट वन हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, डेपुटेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी हम क्योंकि आप जानते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा, ये सब डेपुटेशन होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि एक कैडर सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सपोज वो डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, अभी डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, डिपार्टमेंट जब चेंज हो जाएगा वो एक्स कैडर हो जाएगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कैडर में हो, आप अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, तो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को चले गए, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट टू हेल्थ डिपार्टमेंट, तो यहां पर आपका पेरेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो एक्स कैडर हो गया ना हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि कैडर चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी देखेंगे एक्स कैडर पोस्ट का जो पे लेवल है वो ज्यादा है, पेरेंट कैडर पोस्ट से ज्यादा है। इसका जो पे लेवल है ना, जो पे मैट्रिक्स से पे लेवल है, एक्स कैडर पोस्ट का पेरेंट कैडर पोस्ट से ज्यादा है। तो इसमें कैसे पे फिक्सेशन होगा ना, इट मींस आपका जो पेरेंट कैडर पोस्ट है ना, जो पेरेंट कैडर पोस्ट है उसमें आपका जो बेसिक पे है उसमें एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, इसमें एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, और तो इसको इंक्रीमेंट दे देने के बाद हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट देने के बाद अभी हम चलेंगे कि एक्स कैडर पोस्ट में वो सेल जो है वो इक्वल हो रहा है कि नहीं। सपोज मैं एक एग्जांपल यहां पर दे देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज देखिए, अभी आपका एक्स कैडर पोस्ट का जो पे लेवल है पेरेंट कैडर पोस्ट से ज्यादा है, इस केस में कैसे पे फिक्सेशन होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पेरेंट कैडर में अभी आपका बेसिक पे था सपोज 73,200 था। ठीक है, ये पे लेवल 10 था, ये पेरेंट कैडर में आपका जो पे लेवल था वो 10 था, और आपका जो बेसिक पे था 73,200, तो उसमें एक इंक्रीमेंट दे दिया गया, एक इंक्रीमेंट दे दिया गया। इंक्रीमेंट देने के बाद वो कितना हो गया 75,000। ठीक है, 75,400 हो गया। ठीक है, ये हो गया। मगर आपका जो एक्स कैडर का पे लेवल है,
एक्स कैडर का जो पे लेवल है वो लेवल 11 है, वो कितना है, लेवल 11 है, और आपका पेरेंट कैडर में एक पे लेवल था 10 था, और आपका बेसिक पे 73,200 था। तो अभी हम देख लिया कि एक्स कैडर आप जो ज्वाइन करोगे उसका पे लेवल 11 है, तो वही ऑप्शन में दिया। देखिए जो एक्स कैडर पोस्ट का पे लेवल है वो पेरेंट कैडर पोस्ट से ज्यादा है, आप अभी जाकर लेवल 11 में ज्वाइन करोगे एक्स कैडर पोस्ट में, मगर आपका पे लेवल पेरेंट कैडर में 10 था और बेसिक पे 73,200 था। तो इसमें कैसे पे फिक्स होगा ना, उसमें पेरेंट कैडर में एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, इंक्रीमेंट देने के बाद क्या होगा, कितना हो जाएगा, 75,400 हो गया जो पेरेंट डिपार्टमेंट में जब इंक्रीमेंट देने के बाद। तो ये जो 75,400 है, हम पे लेवल 11 को चलेंगे एक्स कैडर पोस्ट में, क्या वो 75,400 है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्स कैडर पोस्ट में लेवल 11 में हम चेक करेंगे 75,400 है कि नहीं, सपोज नहीं है तो नेक्स्ट वो फिक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, वो एक्चुअली एक्स कैडर पोस्ट में, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो पे लेवल आप अभी पे लेवल 10 में थे, पेरेंट डिपार्टमेंट में पे लेवल 10 में थे, अभी आप 11 को जा रहे हो एक्स कैडर पोस्ट में, ठीक है, डेपुटेशन में जा रहे हो और पे लेवल 11 में ज्वाइन करोगे, वही तो ऑप्शन है, क्योंकि एक्स कैडर पोस्ट का जो पे लेवल है पेरेंट कैडर पोस्ट का पे लेवल से ज्यादा है। तो मैं एक उदाहरण एग्जांपल दे दिया, पेरेंट कैडर में आपका बेसिक पे 73,200 था और उसमें एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा 75,400। तो अभी हम चेक करेंगे कि जो एक्स कैडर पोस्ट में जो हायर पे लेवल में आप ज्वाइन कर रहे हो, क्या वो 75,400 है, एक्चुअली आप देखिए नहीं है, तो नहीं है तो कितना है, नेक्स्ट जो है सेल में हम चेक किया पे लेवल 11 में, एक्स कैडर पोस्ट में लेवल 11 में 76,200 है, तो यही आपका फिक्स होगा, ठीक है, यही फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे जब डेपुटेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे फिक्स होगा जब आपका एक्स कैडर का जो पे लेवल है पेरेंट कैडर पोस्ट से ज्यादा है। अभी मैं क्लियरली बताया, क्योंकि आपका पेरेंट कैडर का पे लेवल 10 था, अभी आप एक्स कैडर पोस्ट में जाकर 11 में ज्वाइन करोगे, तो इस केस में क्या होगा, जब आपका पेरेंट कैडर पोस्ट का पे लेवल कम होगा तब आपका जो बेसिक पे था उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, जो आपका पेरेंट कैडर का पे लेवल था उसमें एक इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा, और वो जो आएगा अमाउंट हम जाकर एक्स कैडर में आप पे लेवल 11 में ज्वाइन करोगे, तो वो ये सेल में है कि नहीं चेक करेंगे 75,400। एक्चुअली लेवल 11 में 75,400 नहीं है तो नेक्स्ट लेवल को चलेंगे 76,200 है, तो वो एक्चुअली पे फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर एक एग्जांपल आपका दे दिया, ठीक है। और नेक्स्ट एक नोट है, ये नोट में क्या दे दिया गया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, in case the levels pay matrix of the ex cadre post and the parent cadre post of the employee are identical, यदि आप अभी सपोज एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, आप अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को जा रहे हो, सीजी टू सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हो, तो ये दोनों में क्या है, आइडेंटिकल है, आपका जो पे लेवल है वो दे दिया, देखिए पोस्ट ऑफ आर आइडेंटिकल, पे मैट्रिक्स इनकेस लेवल समान होगा, यहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो लेवल है, आप अभी एक्स कैडर पोस्ट को जा रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट को, और दोनों में पे लेवल सेम है, यदि दोनों में पे लेवल, इसमें जो भी पे लेवल है उसमें सेम पे लेवल है, तो यदि आप जा रहे हो तो आप कंटिन्यू, वो सेम बेसिक पे आपका कंटिन्यू होगा, तो एम्प्लॉय वुड कंटिन्यू टू ड्रॉ हिज और हर बेसिक पे, क्योंकि दोनों में क्या है, पे लेवल क्या है, सेम है, वही दे दिया, इनकेस levels in pay matrix of the ex cadre post and the parent cadre post of the employee are identical, the employee would continue to draw his or her basic pay, तो आपका जो बेसिक पे था पेरेंट कैडर में उसी को ही ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। अभी फॉरेन सर्विस को चलेंगे, क्योंकि फॉरेन सर्विस में क्या है, जैसे मैं बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू पीएसयू, कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी पब्लिक बॉडी पार्शियल एंड होली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, तो इस तरीके से क्या बोलते हैं हम, फॉरेन सर्विस बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट डेपुटेशन, रिवर्स स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन। मगर आप जैसे सीजी टू पब्लिक बॉडी पार्शियली और होली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, सीजी टू पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट टू पीएसयू, तो ये सब फॉरेन सर्विस है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे
रिवर्स उल्टा है। रिवर्स में क्या है ये थोड़ा बता देता हूं। रिवर्स फॉरेन सर्विस, तो ये रिवर्स फॉरेन सर्विस क्या है? रिवर्स फॉरेन सर्विस क्या है? जैसे आप पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आप सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हो, ठीक है, और कोई पब्लिक बॉडी से आप सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हो, ये रिवर्स है। और नॉर्मली फॉरेन सर्विस कैसे ना, सीजी टू पीएसयू, ये फॉरेन सर्विस है, रिवर्स होगा पीएसयू टू सीजी। समझ में आ गया? तो चलो इस केस में कैसे पे फिक्सेशन होगा अभी देखेंगे। यहां पर दे दिया व्हेन द लेवल इन पे मैट्रिक्स और पे स्केल ऑफ द पोस्ट in the parent cadre and that attached to X cadre post are based on the same index level and the DA pattern is also same, the employee continue to draw his or her basic pay। हाँ, इसमें क्या है, सपोज आप CG टू PSU जा रहे हो और यहां पर उल्टा है, जैसे PSU टू CG को जा रहे हो, तो ये फॉरेन सर्विस है, यहां पर रिवर्स फॉरेन सर्विस है। तो ये केस में देखा गया कि आपका जो पे लेवल सेम इंडेक्स है, इंडेक्स जो सेल होता है ना, मैक्सिमम इंडेक्स कितना, जो सपोज पे लेवल 8, सपोज ऐसे ना पे लेवल 8, इसमें इंडेक्स होता है 1 2 ऐसे 1 to 40 होता है। पे लेवल 8 में सपोज 1 2 ऐसे होता है, ठीक है, 1 to 40 होता है। तो वैसा इसमें देखा गया कि आपका जो डीए पैटर्न है सेम है और उसमें आपका जो पे का जो इंडेक्स लेवल भी सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो आप जो ड्रॉ करोगे बेसिक पे, आपका जो पेरेंट कैडर का बेसिक पे है उसको ही ड्रॉ करोगे, क्योंकि दोनों में क्या है, आपका सेम इंडेक्स लेवल में है और दोनों का डीए पैटर्न सेम है, वही दे दिया। when the level pay scale of the post in the parent cadre and that attached to X cadre post are based on the same index level, सेम इंडेक्स लेवल में है और डीए पैटर्न भी सेम है, तो दो एम्प्लॉय वुड कंटिन्यू टू ड्रॉ हीज और हर बेसिक पे, क्योंकि अलग कुछ नहीं है। तो उसमें आपको आपका पेरेंट कैडर का जो बेसिक पे था वही रहेगा। यहां पर हम देखेंगे अभी डिसिमिलर हो गया, क्योंकि अभी देखेंगे जो चाहे आप ऐसे कर दो सीजी टू पीएसयू कि आप ये देखेंगे पीएसयू टू सीजी, यहां पर जो आपका पे स्ट्रक्चर है और जो डियरनेस अलाउंस का पैटर्न है वो डिसिमिलर है। कंडीशन देखिए, वहां पर सेम था मगर यहां पर जो पे स्ट्रक्चर है और आपका जो डियरनेस अलाउंस पैटर्न है वो सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है। तो यहां पर कैसे फिक्स होगा पे? तो आप फर्स्ट पेरेंट कैडर को जाइए, पेरेंट कैडर में फर्स्ट एमोलुमेंट्स निकाल दीजिए। आपका पेरेंट कैडर में जो बेसिक पे था, उसमें एक इंक्रीमेंट दे दीजिए। पेरेंट कैडर का एमोलुमेंट्स बेसिक पे में एक इंक्रीमेंट दे दीजिए और उसके जो डियरनेस अलाउंस पेरेंट कैडर में ऐड कर दीजिए, एमोलुमेंट्स निकल गया। और एक्स कैडर में आइए, एक्स कैडर का जो बेसिकली बेसिक पे है और उसका डीए है। तो अभी हम दोनों में कंपेयर करेंगे, ये दोनों कंपेयर करके हम ऐसे फिक्स करेंगे जो एमोलुमेंट्स पूरा सेम रहेगा, दोनों का एमोलुमेंट सेम होना चाहिए। तो अब अभी हम क्या करेंगे ना, जो बेसिकली एक्स कैडर पोस्ट में तो एक पे को हम फिक्स करेंगे। तो उसके ऊपर एक एग्जांपल है, अभी आपका समझ में आ गया कि दोनों में जो पे स्ट्रक्चर है डियरनेस अलाउंस डिसिमिलर है, तो कैसे पे फिक्सेशन होगा। पेरेंट कैडर में जो बेसिक पे है उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट दे दो और पेरेंट कैडर में जो डीए है ऐड कर दो, एमोलुमेंट्स निकाल दो। और एक्स कैडर में जो बेसिक पे है, जो आपका जो डेपुटेशन जो फॉरेन सर्विस पोस्ट का जो बेसिक पे है, जो जिस लेवल में आप ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके ऊपर आप डीए दे दीजिए, ठीक है, उसका एमोलुमेंट्स निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल आप देख लीजिए कैसे फिक्सेशन होता है, तो उसको हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। यहां पर एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देखने से कैसे पे फिक्सेशन होगा समझ में आ जाएगा। यहां पर दे दीजिए, देखिए, ए पर्सन ड्रॉइंग एमोलुमेंट्स एज बेसिक पे ₹34,000 एंड डियरनेस अलाउंस 130% है, डीए 130% है, तो आप 34,000 के ऊपर 130% निकाल दीजिए, 44,400 हो रहा है। आपका बेसिक पे 34,000 है और डीए जो है 130% है, ये पेरेंट कैडर का बात है, तो उसके हिसाब से आपको 44,200 मिल रहा है, डीए मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस। तो एवरी ईयर आपका जो इंक्रीमेंट आपको 3% मिल रहा है, क्योंकि आपको एक बार इंक्रीमेंट मिलता है ना, जो इंक्रीमेंट मिलता है वो 3% है।
तो आप अभी जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 11 में ज्वाइन करोगे। जो अभी आप डिप्यूटेशन और फॉरेन सर्विस में जा रहे हो, वो अभी जाकर लेवल 11 में ज्वाइन करो। ये तो फॉरेन सर्विस है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन से आप सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हो। सपोज यहां पर जो कंडीशन है, आप एक पीएसयू से आप सीजी जा रहे हो, और पीएसयू में क्या है, आपका बेसिक पे 34,000 है, ये एक्चुअली बेसिक पे है, और उसमें आपका डीए 130% था, तो 130% ऑफ 34,000 निकालेंगे तो 44,200 वो डीए है। और एवरी ईयर ऐसे आपको इंक्रीमेंट एज यूजुअल, एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट जो मिल रहा है 3% मिल रहा है। तो अभी आप जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का पे लेवल 11 में ज्वाइन करोगे, ठीक है। और अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जाकर ज्वाइन करो, यही बोरोइंग डिपार्टमेंट है, यही है बोरोइंग डिपार्टमेंट, ये है लेंडिंग डिपार्टमेंट। तो आप जो बोरोइंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हो, वहां पर पे लेवल 11 में ज्वाइन करोगे, वहां पर डीए 10% है, वहां पर डीए कितना है, 10% है। तो यहां पर कैसे पे फिक्स होगा, ठीक है। अभी पेरेंट कैडर क्या है, पीएसयू में जो बताया, पेरेंट कैडर जो लेंडिंग डिपार्टमेंट है, आप पूरा क्लियर है। तो अभी हम क्या करेंगे, पेरेंट डिपार्टमेंट में जो पेरेंट कैडर पोस्ट में आपका बेसिक पे था 34,000, तो उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट दे देंगे, एक इंक्रीमेंट, नेक्स्ट लेवल को जाओगे, इंक्रीमेंट तो नेक्स्ट लेवल कैसे होता है 3%, तो ऐसे आ गया, तो एक इंक्रीमेंट देने के बाद इतना फिक्स हो गया। पेरेंट कैडर पोस्ट का जो बेसिक पे था उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट दे देंगे, इंक्रीमेंट देने के बाद कितना फिक्स हो गया, 35,020। और पेरेंट कैडर पोस्ट में डीए कितना है, पेरेंट कैडर पोस्ट में 130% है डीए, तो अभी किसके ऊपर डीए निकालेंगे, 35,020 के ऊपर, क्योंकि पे कैसे फिक्स होता है ना, पेरेंट कैडर का जो बेसिक पे था उसके ऊपर आप एक इंक्रीमेंट दे दीजिए, इंक्रीमेंट करके पे फिक्स कर दीजिए। और आपका जो मेरा एग्जांपल था, डीए कितना था पेरेंट कैडर में, 130% था, तो उसके ऊपर आप डीए निकालिए। अभी देखिए यदि आप डियरनेस अलाउंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 45,556, ठीक है। 130% था आपका डीए था पेरेंट डिपार्टमेंट में, तो अभी टोटल एमोलुमेंट्स हो गया 80,546। तो आपको याद रखना है, जब पेरेंट फर्स्ट कैसे पे फिक्स होगा ना, ये पेरेंट डिपार्टमेंट है, उसके जो बेसिक पे था उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट दे दीजिए, ओके, ये हो गया न्यू बेसिक पे। और उसके ऊपर जो पेरेंट कैडर डिपार्टमेंट में हमारे एग्जांपल में डीए था 130% था डीए था, तो अभी डीए ऐड कर दीजिए न्यू बेसिक पे कितना हुआ 35,020, उसके ऊपर 130% डीए निकाल दीजिए, तो टोटल एमोलुमेंट्स कितना हो गया 80,546। तो अभी हम चलेंगे एक्स कैडर पोस्ट को। एक्स कैडर पोस्ट में आप लेवल 11 में ज्वाइन करोगे, जहां पर डीए 10% है। तो ये जो आप एक्स कैडर पोस्ट में जो ज्वाइन करोगे, तो उसका एमोलुमेंट्स भी इतना होना चाहिए 80,546। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, तो एक्स कैडर पोस्ट का जो एमोलुमेंट्स इतना होगा। एमोलुमेंट्स क्या है, बेसिक पे और डीए। तो अभी हम देखेंगे कि हम ऐसे करेंगे, सपोज एक्स कैडर पोस्ट में बेसिक पे को ये कर दिया, और जो डीए है 10% है, डीए 10% है, और उसके ऊपर इसका 10% निकालेंगे, तो ये दोनों मिलकर एमोलुमेंट्स कितना हो जाएगा 80,546, दोनों समान हो गए, पेरेंट कैडर एंड जो एक्स कैडर पोस्ट में समान हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे एक्स कैडर पोस्ट में फिक्स हम करेंगे, तो उस फर्स्ट हम एमोलुमेंट्स देखेंगे, पेरेंट कैडर में जो बेसिक पे था उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट दे देंगे, और न्यू बेसिक पे के ऊपर जो पेरेंट कैडर का डीए है निकाल के हम एक एमोलुमेंट्स, जो एमोलुमेंट्स 80,546 हुआ। अभी हम एक्स कैडर पोस्ट में जो एमोलुमेंट्स देखेंगे वो समान होना चाहिए, किसके साथ, पेरेंट कैडर एमोलुमेंट के साथ समान होना चाहिए। तो अभी हम कैसे फिक्स करेंगे ना, सपोज ₹73,224 हम एक्स कैडर पोस्ट में बेसिक पे कर दिया, उसके ऊपर 10% डीए है, 10% करने के बाद देखिए आप दोनों को ऐड कीजिए, वही 80,546 है। मगर अभी लेवल 11 में एक्स कैडर पोस्ट में ये अमाउंट नहीं है, सेल में ये नहीं है, तो हम नेक्स्ट लेवल को जाएंगे और फिक्स कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी दोनों का एमोलुमेंट्स को समान करेंगे, दोनों एमोलुमेंट्स को समान करने के बाद हम चेक किए कि एक्स कैडर में 73,224 हो रहा है, और हम एक्स कैडर पोस्ट में लेवल 11 को जाएंगे, क्या ये 73,224 है कोई सेल में, कोई इंडेक्स में है, सपोज नहीं है, तो नेक्स्ट को चलेंगे,
नेक्स्ट करके वहां पर एक कैडर पोस्ट में आपका पे को फिक्स कर दिया जाएगा। तो अभी देखिए ये देखिए, अभी जो पे लेवल 11 में जाकर ज्वाइन करोगे, अभी जो एक्स कैडर पोस्ट में आप जा रहे हो पे लेवल 11 में ज्वाइन करोगे, मगर वहां पर 71,800 है, ठीक है, मगर यहां पर आपको कितना होना चाहिए 73,000। ये हम वहां पर एमोलुमेंट्स को समान करने के लिए हम बेसिक पे ये फिक्स किया और उसके ऊपर 10% डीए निकल के हम देख लिया कि 80,546 है, मगर एक्स कैडर पोस्ट में पे लेवल 11 में ये नहीं है, ये नहीं है। तो नेक्स्ट लेवल को हम जाकर चेक करेंगे, देखिए ये नहीं है, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, लेवल 4 को चले जाएंगे, 74,000 वो आपका एक्स कैडर पोस्ट में आपका पे को फिक्स कर दिया जाएगा, ये बेसिक पे फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस केस में फॉरेन सर्विस में चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पे फिक्स होता है, समझ में आ गया, ठीक है। मगर रिवर्स में चलेंगे, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स फॉरेन सर्विस। रिवर्स फॉरेन सर्विस में क्या है, जैसे आप रिवर्स ये है पीएसयू, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहे हो, कोई कॉर्पोरेट बॉडी से आप सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहे हो, तो रिवर्स फॉरेन सर्विस है। तो इस केस में इन केस ऑफ रिवर्स फॉरेन सर्विस इफ द अपॉइंटमेंट इज मेड टू पोस्ट हुज पे स्ट्रक्चर एंड और डीए पैटर्न इज डिसिमिलर, तो भाई ये दोनों में जो पे स्ट्रक्चर है, ये दोनों में जो पे स्ट्रक्चर है और जो डीए पैटर्न है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, डिफरेंट मींस डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब आप रिवर्स में जा रहे हो तो रिवर्स में जाकर आप पेरेंट कैडर का, सपोज आप पीएसयू, जो आप पीएसयू से जा रहे, आपका पेरेंट कैडर यहां पर क्या है, पीएसयू है, और जो एक्स कैडर को जा रहे हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही है रिवर्स फॉरेन सर्विस। तो आप पेरेंट कैडर का यदि इसका पे को चूज करोगे, इसका पे को आप चूज करोगे, तो इस केस में आपको डेपुटेशन अलाउंस ये आपको अवेलेबल नहीं होगा, डेपुटेशन अलाउंस की कोई डेपुटेशन अलाउंस की कोई पर्सनल पे है, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई पर्सनल पे है आपका पेरेंट, कोई पर्सनल पे है, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको याद रखिए, जब रिवर्स फॉरेन सर्विस है और रिवर्स फॉरेन सर्विस में आप जा रहे हो, आप पीएसयू से सीजी, मगर आप पेरेंट कैडर का पे को चूज कर रहे हो, पेरेंट कैडर का पे को चूज कर रहे हो, ठीक है, तो इट मींस आपका पेरेंट कैडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसका पे को आप चूज कर रहे हो, उसमें आपको डेपुटेशन अलाउंस की, आपको जो पर्सनल पे बेसिकली आपका जो पेरेंट कैडर में जो पर्सनल पे था कि आपको जो डेपुटेशन अलाउंस ये आपको अवेलेबल नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा याद कीजिए। नेक्स्ट हम चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेपुटेशन अलाउंस। पहले तो मैं बताया था डेपुटेशन अलाउंस, मेरा पार्ट 2 में देख लीजिए, मैं डेपुटेशन अलाउंस सेम स्टेशन और आउट ऑफ स्टेशन, तो बेसिक पे का कितना आपका जो डेपुटेशन अलाउंस बेसिकली पेरेंट कैडर का पे स्केल के ऊपर मिलता है, जो पेरेंट कैडर का पे को आप चूज करते हो, क्योंकि चूज दो है, आइदर पेरेंट कैडर का पे को चूज करो, अदरवाइज डेपुटेशन पोस्ट की फॉरेन सर्विस पोस्ट का पे को चूज करो। यदि आप जो डेपुटेशन अलाउंस है, यदि आप पेरेंट कैडर का पे को चूज करते हो, तो बेसिक पे को चूज करते हो, तो यहां पर आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बताया था, मगर अभी देखेंगे कुछ ऑप्शंस है। सपोज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको एमएससीपी मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन और कोई सिलेक्शन ग्रेड में अप टू लेवल 13 है, जो पे लेवल अप टू 13A ले जाइए, और इसमें क्या हुआ, सपोज आपका पेरेंट कैडर में आपका पे लेवल को हाइक कर दिया गया, क्यों, ऑब्वियसली आपको सिलेक्शन ग्रेड मिला और आपको एमएससीपी में आपका पे स्केल हाई हुआ। तो इस केस में क्या होगा, देखिए ऑप्शंस दिया है, पेरेंट कैडर में चाहे आपको जो अप टू लेवल 13 ये ऑप्शन है, अप टू लेवल 13 ये ऑप्शन है, चाहे नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन की, एमएससीपी की कोई सिलेक्शन ग्रेड, ओके, इसमें आपका पे स्केल अपग्रेडेड हो गया, ठीक है। जब पे स्केल अपग्रेडेड होगा तो आप तो पेरेंट कैडर का पे को चूज किया है ना, तो इसमें आपको डेपुटेशन अलाउंस मिल रहा है, मगर जब अपग्रेडेड हो जाएगा, ये याद रखिए, जब आपका अपग्रेडेड बेसिक पे हो जाएगा तो यहां पर डेपुटेशन अलाउंस किसके ऊपर मिलेगा, अपग्रेडेड बेसिक
पे के ऊपर डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। तो बिफोर अपग्रेडेशन जो आपका बेसिक पे था उसके ऊपर ही डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, वही दे दिया। द अपग्रेडेड बेसिक पे अंडर सच अपग्रेडेशन शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ डेपुटेशन अलाउंस। इसको समझ लो, क्योंकि अपग्रेडेशन, क्योंकि आप जब पेरेंट कैडर का पे को चूज किया है तो डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ, एमएससीपी सिलेक्शन ग्रेड में आपका पे अपग्रेडेड हो गया। क्या डेपुटेशन अलाउंस अभी अपग्रेडेड पे के ऊपर मिलेगा? तो आपका पेरेंट कैडर का पे को आप चूज किया है और अभी एमएससीपी में और सिलेक्शन ग्रेड में आपका पेरेंट कैडर पे बढ़ गया। क्या अभी जो डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा वो अपग्रेडेड पे के ऊपर मिलेगा? नो, वो अपग्रेडेड पे के ऊपर नहीं मिलेगा। बिफोर अपग्रेडेशन यही दिया है, द डेपुटेशन अलाउंस विल बी कैलकुलेटेड टेकिंग द बेसिक पे ऑफ द पेरेंट कैडर व्हिच द ऑफिसर वाज गेटिंग बिफोर सच अपग्रेडेशन। तो अभी जो बेसिक पे अपग्रेडेशन हुआ वो अपग्रेडेशन के ऊपर आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। ओनली बिफोर अपग्रेडेशन जो बेसिक पे था उसके ऊपर ही आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। ये अप टू लेवल 13A है, मगर अभी लेवल 14 को चलेंगे। और एक देखिए, अभी लेवल 14 आ गया, अभी लेवल 14 एंड मोर इन द पे मैट्रिक्स, लेवल 14 एंड अबोव। और इस केस में सपोज आपका पेरेंट कैडर में आपको सपोज चाहे वही ऑप्शन है एमएससीपी की सिलेक्शन ग्रेड, इसमें आपका पे लेवल को हाइक किया गया, ठीक है। और अभी ये जो लेवल 14 है, लेवल 14 एंड अबोव, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें दो ऑप्शन है। यदि आप अपग्रेडेड बेसिक पे को आप लोगे, आपका पेरेंट कैडर का अपग्रेडेड बेसिक पे को लोगे तो आपको विदाउट डेपुटेशन अलाउंस, यहां पर डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, एक ऑप्शन है। आप क्योंकि आप अपग्रेडेड बेसिक पे को चूज कर रहे हो तो यहां पर डेपुटेशन अलाउंस नहीं है, एक ऑप्शन है। और ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है, बिफोर सच अपग्रेडेशन जो बेसिक पे था उसको ले जाओ, उसमें डेपुटेशन अलाउंस ले जाओ। तो उसमें जो भी फेवरेबल होगा वही बेनिफिशियल होगा, वही ऑप्शन को चूज करो। मगर ये है लेवल 14 एंड अबोव। तो लेवल 14 एंड अबोव में आप क्या करो, दो ऑप्शन है, आइदर अपग्रेडेड बेसिक पे विदाउट डेपुटेशन अलाउंस, और एक ऑप्शन है जो बिफोर, जो नॉर्मली जो बिफोर अपग्रेडेशन जो बेसिक पे था प्लस डेपुटेशन अलाउंस। ये दोनों को कंपेयर कर दो, जो बेनिफिशियल होगा वही ऑप्शन को चूज करो। तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा लेवल 14 एंड अबोव, लेवल 14 एंड अबोव। मगर अप टू लेवल 13A, याद रखिए अप टू लेवल 13 है तो अपग्रेडेड बेसिक पे के ऊपर आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। तो बिफोर अपग्रेडेशन ऑफ डेपुटेशन अलाउंस जो बेसिक पे था उसके ऊपर डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। मगर जब लेवल 14 एंड अबोव हो गया, ठीक है, तो ये जो लेवल 14 होता है बेसिकली एडिशनल सेक्रेटरी लेवल होता है। तो यहां पर जब आ जाएगा लेवल 14 एंड अबोव तो ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा, अपग्रेडेड बेसिक पे विदाउट डेपुटेशन अलाउंस, और एक ऑप्शन है जो बिफोर अपग्रेडेशन बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस। तो ये दोनों में जो बेनिफिशियल होगा वही ऑप्शन को चूज करो, ठीक है। अभी वैसा ही प्रोफॉर्मा प्रमोशन को चलेंगे, डेपुटेशन अलाउंस के ऊपर चलेगा प्रोफॉर्मा प्रमोशन अप टू लेवल 13A। अच्छा, आप अभी फॉरेन सर्विस में हो कि डेपुटेशन में हो, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में आपका प्रोफॉर्मा प्रमोशन हो, प्रोफॉर्मा प्रमोशन मींस एज यूजुअल प्रमोशन है, प्रमोशन मान लो नोशनल प्रमोशन। मगर याद रखिए आपका जब प्रोफॉर्मा प्रमोशन होता है वहां पर आप नहीं हो, आपका पेरेंट कैडर में आप नहीं हो, आपका जूनियर को प्रमोट कर दिया जाएगा। ये मत मानो कि मेरा जूनियर को पेरेंट कैडर में मेरा जूनियर को प्रमोट कर दिया गया और मेरा प्रमोशन को बेसिकली नहीं माना, मेरा प्रमोशन को अप्रूव नहीं किया गया, ऐसा नहीं। आप अभी फॉरेन सर्विस में हो, आप अभी डेपुटेशन में हो, तो एज यूजुअल आपका प्रमोशन यहां पर होगा, क्योंकि आप अभी नहीं हो तो वहां पर आपका जूनियर को वहां पर प्रमोट कर दिया गया। मगर यह नहीं है कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपका एज यूजुअल प्रमोशन हुआ, जैसे एज यूजुअल प्रमोशन होता है वैसा ही हुआ। तो प्रोफॉर्मा प्रमोशन होने से आपका बेसिक पे अपग्रेडेड हो गया, ठीक है। तो वही दिया है नेक्स्ट बिलो रूल जो बोलते हैं, प्रोफॉर्मा प्रमोशन अंडर एनबीआर नेक्स्ट बिलो रूल, इसको याद रखिए, प्रोफॉर्मा प्रमोशन अंडर नेक्स्ट बिलो रूल इफ सच ए प्रोफॉर्मा प्रमोशन अप टू लेवल 13 है इज इन ए लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स व्हिच इज हायर देन ऑफ द, ये ऑप्शन है आपका। अभी प्रोफॉर्मा प्रमोशन से बेसिकली जो पेरेंट कैडर में जो पे मैट्रिक्स जो लेवल आ गया वो एक्स कैडर पोस्ट से ज्यादा हो गया,
एंड ऑफिसर, एंड आप ऑफिसर क्या चूज किया, आप अभी आपका अपग्रेडेड पे को आप चूज किया, क्योंकि प्रोफर्मा प्रमोशन में आपका पे अपग्रेडेड हो गया, एंड द ऑफिसर हैज ऑप्टेड फॉर द अपग्रेडेड पे ऑफ द प्रोफर्मा प्रमोशन। तो यहां पर याद रखिए, प्रोफर्मा प्रमोशन में आपका पेरेंट कैडर में पे अपग्रेडेड हो गया, पे बढ़ गया। तो इस केस में अभी ये देखा गया कि आपका जो पेरेंट कैडर का जो पे लेवल है प्रोफर्मा प्रमोशन से, वो एक्स कैडर पोस्ट का पे लेवल से ज्यादा हो गया। तो अभी वो ऑफिसर क्या करेगा, पेरेंट कैडर का अपग्रेडेड पे को चूज किया। यदि आप अपग्रेडेड पे को चूज कर रहे हो, क्या वो अपग्रेडेड पे के ऊपर डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा? नहीं, अपग्रेडेड पे के ऊपर डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। आप याद रखिए, ये दे दिया, द बेसिक पे अंडर सच प्रोफर्मा प्रमोशन शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ डेपुटेशन अलाउंस। जो आपका अपग्रेडेड बेसिक पे है उसके ऊपर आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। जो बिफोर अपग्रेडेशन जो बेसिक पे था उसी के ऊपर डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। ये दे दिया, देखिए, डेपुटेशन अलाउंस विल बी कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू अकाउंट द बेसिक पे व्हिच द ऑफिसर वाज गेटिंग बिफोर सच प्रोफर्मा प्रमोशन। ठीक है, तो ये मत मान लो कि मेरा प्रोफर्मा प्रमोशन हो गया और पेरेंट कैडर में मेरा बेसिक पे अपग्रेडेड हो गया और वो अभी एक्स कैडर पोस्ट का पे लेवल से ज्यादा हो गया, तो मैं अभी प्रोफर्मा प्रमोशन जो मेरा पेरेंट कैडर का अपग्रेडेड पे को मैं आप ऑप्शन चूज कर लिया। मगर ये मत मानो, आप चूज किया कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर वो अपग्रेडेड बेसिक पे के ऊपर डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। ओनली बिफोर अपग्रेडेशन जो बेसिक पे था उसके ऊपर डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ठीक है, राइट। तो इसमें आप बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अभी 14 चलेंगे, प्रोफर्मा प्रमोशन हुआ आपका पेरेंट कैडर में, प्रोफर्मा प्रमोशन होता है तो अंडर नेक्स्ट बिलो रूल में, और यहां पर एक ऑप्शन दे दिया, क्या दिया कि अंडर एनबीआर इज इन ए लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल टू और बिलो दैट ऑफ द एक्स कैडर पोस्ट। मजा बात है, यहां पर आप देख लिया कि प्रोफर्मा प्रमोशन हो गया, प्रोफर्मा प्रमोशन होने के बाद जो अपग्रेडेड बेसिक पे आया ना, जो अपग्रेडेड बेसिक पे आया, किसमें आया ना, पेरेंट डिपार्टमेंट में। ये जो अपग्रेडेड बेसिक पे आया वो किसके साथ चाहे इक्वल हुआ कि लेस हुआ, किसमें, एक्स कैडर का बेसिक पे से। प्रोफर्मा प्रमोशन होने के बाद पेरेंट डिपार्टमेंट जो अपग्रेडेड बेसिक पे हुआ, आप कंपेयर कर लो आपका एक्स कैडर का बेस जो पे लेवल है, चाहे वो इक्वल हुआ कि उससे लेस हुआ, तो इस केस में क्या होगा, तो डेपुटेशन। तो यहां पर क्या मजा बात है, यहां पर आपका जो अपग्रेडेड बेसिक पे के ऊपर आपको डेपुटेशन अलाउंस दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा यहां पर, क्योंकि अभी आपका जो अपग्रेडेड बेसिक पे हुआ पेरेंट कैडर में, वो क्या हुआ ना, वो एक्स कैडर पोस्ट का पे लेवल से समान हो गया कि अभी आपका जो अपग्रेडेड बेसिक पे पेरेंट कैडर में है वो एक्स कैडर पोस्ट का पे लेवल से कम हो गया। क्या इस केस में जो अपग्रेडेड आप जो अपग्रेडेड बेसिक पे मिला तो उसके ऊपर आपको डेपुटेशन अलाउंस दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा, क्योंकि आपका अपग्रेडेड बेसिक पे अभी एक्स कैडर पोस्ट का बेसिक पे से कम हो गया कि उससे इक्वल हो गया। तो इस केस में अपग्रेडेड बेसिक पे जो आपको मिल रहा है पेरेंट कैडर में, उसके ऊपर डेपुटेशन अलाउंस दे दिया जाएगा। तो ये याद रखिए, जब अपग्रेडेड बेसिक पे और पेरेंट कैडर इक्वल टू एक्स कैडर पे और अपग्रेडेड बेसिक पे ऑफ पेरेंट कैडर इज लेस देन एक्स कैडर पे, तो इस केस में आपका जो पेरेंट कैडर का अपग्रेडेड बेसिक पे है तो उसके ऊपर डेपुटेशन अलाउंस दे दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत हो गया, कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा थोड़ा अच्छे से मैं क्लियर किया। चलो नेक्स्ट में चलेंगे, यहां पर लेवल 14 ये सब चला गया अप टू लेवल 13A। अभी भाई प्रोफर्मा प्रमोशन हुआ पेरेंट कैडर में लेवल 14 और अबव, ये केस में आपको दो ऑप्शन आ जाएगा। दो ऑप्शन क्या है, तो एक ऑप्शन है अपग्रेडेड, एक ऑप्शन है अपग्रेडेड बेसिक पे विदाउट डेपुटेशन अलाउंस, ठीक है, और एक है जो बिफोर
बिफोर अपग्रेडेड बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस, जो भी बेनिफिशियल होगा उसको ले लो, ठीक है। तो यहां पर जो लेवल 14 और अबव, जो लेवल 14 बेसिकली एडिशनल सेक्रेटरी लेवल होता है उसके, और अबव चाहे लेवल 15 ओके 16 ऐसे लो। तो यहां पर क्या होगा, दो ऑप्शन है, जो अपग्रेडेड बेसिक पे है विदाउट डेपुटेशन अलाउंस, और जो बेसिक पे, जो अपग्रेडेड बेसिक पे अभी हम नहीं लेंगे, जो एज बेसिक पे था बिफोर अपग्रेडेड बेसिक पे, बिफोर अपग्रेडेड बेसिक पे उसके ऊपर डेपुटेशन अलाउंस ऐड कर देंगे। तो दोनों में जो भी बेनिफिशियल होगा उसको लेकर वो ऑप्शन को आप चूज करोगे, ठीक है। ये जो है लेवल 14 और अबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, ये चला गया थोड़ा डेपुटेशन अलाउंस के ऊपर, ठीक है। कैसे कौन सा ऑप्शन को आप चूज करोगे वो थोड़ा मैं बता दिया। स्पेशल रेट्स ऑफ डेपुटेशन अलाउंस एक होता है, स्पेशल रेट्स डेपुटेशन अलाउंस का तो आप जानते हो, सेम स्टेशन में और आउट ऑफ स्टेशन आप जानते हो, जैसे 5% ऑफ बेसिक पे मैक्सिमम 4500 विद इन द सेम स्टेशन, और आउट ऑफ स्टेशन में 10% ऑफ बेसिक पे और मैक्सिमम 9000, ठीक है। और डेपुटेशन अलाउंस तो आप पेरेंट कैडर का पे को चूज करोगे तो उसके ऊपर आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। और यहां पर स्पेशल क्या है, सपोज कंडीशन ये दे दिया आर्डुअस है कि अनअट्रैक्टिव है, ऐसा कुछ कंडीशन ऑफ लिविंग आ जाएगा, जहां पर जो फॉरेन सर्विस में की डेपुटेशन में जो यहां पर क्या होगा, जो आपका जो कंडीशन ऑफ लिविंग होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अनअट्रैक्टिव है, तो इस केस में एक स्पेशल रेट ऑफ डेपुटेशन अलाउंस मिलता है। मैं जिसको अंडरलाइन किया उसको याद रखिए, इस केस में ओनली स्पेशल रेट्स ऑफ डेपुटेशन अलाउंस ओके अलाउ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ पे अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स व्हाइल ऑन डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस। डिफरेंट अलाउंसेस को देखेंगे यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट देखिए प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस क्या है, सपोज आपका एडमिसिबल प्रोजेक्ट एरिया ओके इन द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन में बी ड्रॉन, तो डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा प्लस प्रोजेक्ट अलाउंस मिलेगा, क्योंकि आप अभी जो डेपुटेशन पोस्ट में काम कर रहे हो, कोई बोरोइंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां पर एक प्रोजेक्ट एरिया है, तो इसके लिए आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। डेपुटेशन अलाउंस बेसिकली ड्यूटी अलाउंस है, ये जो है ना, ये भी एक डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस को हम स्पेशल पे मानते हैं, स्पेशल पे मानते हैं ओके। जैसे आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 9 उसका सबसेक्शन 25 में स्पेशल पे के ऊपर है, स्पेशल पे के ऊपर है। स्पेशल पे में क्या है, कुछ ऐसा आप डिफिकल्ट वर्क जो है, एक डिफिकल्ट वर्क, एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको स्पेशल पे दिया जाता है। तो वैसा ही जब आप डेपुटेशन फॉरेन सर्विस में जाते हो आपको ड्यूटी अलाउंस वही है, जो नॉर्मली हम स्पेशल पे देखते हैं उसी को वो डेपुटेशन अलाउंस वैसा ही है। तो यहां पर जो प्रोजेक्ट अलाउंस है वो डेपुटेशन अलाउंस के साथ होगा, आड़ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आड़ होगा। कि ये नहीं मानोगे कि डेपुटेशन अलाउंस मिल रहा है और प्रोजेक्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्रोजेक्ट एरिया में काम कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल अलाउंस, क्या डेपुटेशन अलाउंस स्पेशल अलाउंस दोनों मिलेगा? दोनों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बताया जो FR 9 सबसेक्शन 25 है वो स्पेशल अलाउंस के ऊपर है। और स्पेशल अलाउंस कब मिलता है? जब वर्क थोड़ा अर्डुअस होता है, डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है ओके आपका वर्क, कोई ऐसा कुछ टेक्निकल वर्क आप कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस केस में आपको स्पेशल पे दिया जाता है। तो आप याद रखिए, यदि आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलता है तो आपको वहां पर वो आपका पेरेंट कैडर में स्पेशल अलाउंस मिल रहा है तो डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वही दे दिया, एनी स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई इन द पेरेंट डिपार्टमेंट अंडर FR 925 शुड नॉट बी अलाउड इन एडिशन टू डेपुटेशन अलाउंस। तो स्पेशल अलाउंस के साथ डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेरेंट कैडर में आपको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है तो आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। और जो ये याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये बेसिकली जो फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 25 है वो स्पेशल अलाउंस के ऊपर है। अभी और थोड़ा यहां पर देखेंगे, हाँ स्पेशल सर्कमस्टेंस में मिल सकता है, मगर उसको कौन अलाउ करेगा? DOPT,
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग। मगर कब होगा, माने वो जब आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट उसको अलाउ करेगा। बोरोइंग डिपार्टमेंट बोलेगा कि स्पेशल अलाउंस के साथ डेपुटेशन अलाउंस को अलाउ वो करेगा। आपका जो पेरेंट कैडर में स्पेशल अलाउंस मिल रहा है वो मिलेगा और डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, मगर ये स्पेशल केस में मिलेगा और किसका प्रायर अप्रूवल चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग, तो स्पेशल केस में। मगर नॉर्मली आपका पेरेंट कैडर में आपको स्पेशल पे मिल रहा है तो वहां पर डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा नॉर्मली। मगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बोरोइंग डिपार्टमेंट मानेगा कि हाँ पेरेंट कैडर में स्पेशल पे मिल रहा है और उसको डेपुटेशन अलाउंस में मिलेगा, मगर इस प्रायर अप्रूवल किसका लेना है, डीओपीटी का। ठीक है। और एक चीज है, जैसे आपका यहां पर एक दे दिया, देखिए यहां पर क्या है, आपको आपका बोरोइंग एक्स कैडर पोस्ट में आपको जो स्पेशल अलाउंस आपको अटैच है, आपका जो डेपुटेशन पोस्ट में कि फॉरेन सर्विस पोस्ट में स्पेशल आपको अलाउंस मिल रहा है। देखिए डेपुटेशन पोस्ट का पे को आप चूज किया और उसमें आपको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है। आप ये मत मानो कि पेरेंट कैडर में ये स्पेशल अलाउंस मिलेगा और डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। हाँ, आपको जो डेपुटेशन पोस्ट की फॉरेन सर्विस पोस्ट को चूज किया, पे को चूज किया, तो उसके ऊपर एक स्पेशल अलाउंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप सोचोगे नहीं नहीं यहां पर तो स्पेशल अलाउंस मिल रहा है और मैं मेरा पेरेंट कैडर पोस्ट को चूज करूंगा और उसमें स्पेशल पे मिलेगा और डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, ये नहीं होगा। और पर्सनल पे के ऊपर ये याद रखिए, पर्सनल पे क्या है, आपका पेरेंट कैडर पोस्ट में सपोज कुछ पे अनोमली था तो उसको कवर अप करने के लिए अभी पर्सनल पे मिल रहा है। तो अभी क्या है, आपका ये बेसिक पे पेरेंट कैडर का प्लस पर्सनल पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर याद रखिए पर्सनल पे डेपुटेशन अलाउंस के साथ ऐड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखिए आपका डेपुटेशन अलाउंस कब मिलता है, जब आप पेरेंट कैडर का ये पीसी जो पेरेंट कैडर का बेसिक पे को आप पे को चूज करते हो, तो पेरेंट कैडर बेसिक पे और पेरेंट कैडर में आपको पर्सनल पे मिल रहा है और एज यूजुअल आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मगर स्पेशल अलाउंस के साथ डेपुटेशन अलाउंस ऐड नहीं होगा। चलो इंक्रीमेंट्स देखेंगे। इंक्रीमेंट्स में दो ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी इंक्रीमेंट्स आ गया। सपोज आपके लिए दो ऑप्शन है, आइदर आप पेरेंट कैडर पे को चूज किया प्लस डेपुटेशन अलाउंस, कि आप डेपुटेशन पोस्ट को चूज किया। दो आपके लिए दो ऑप्शन है। यदि आप पेरेंट कैडर का पे को चूज कर रहे हो डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, और एक ऑप्शन है डेपुटेशन पोस्ट और फॉरेन सर्विस पोस्ट को आप चूज कर रहे हो। ठीक है कि नहीं, आइदर पेरेंट कैडर पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस और पे ऑफ द डेपुटेशन पोस्ट। और इसमें क्या होगा, यदि आप डेपुटेशन इसको चूज किया है, तो एज यूजुअल आपको इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। अच्छा, आप इसको चूज किया है, क्या आपका पेरेंट कैडर पोस्ट में नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, नोशनल इसमें भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलता जाएगा, क्योंकि जब रिपैट्रिएशन हो जाएगा, आपका रिवर्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से आपका पे रेगुलेशन होगा। आप सपोज अभी डेपुटेशन पोस्ट में 5 ईयर्स काम किया, तो अभी आप डेपुटेशन पोस्ट का पे को चूज किया है, तो ये जो एवरी ईयर आपका इंक्रीमेंट यहां पर तो एज यूजुअल चलेगा। मगर क्या आपका पेरेंट कैडर में नहीं होगा, पेरेंट कैडर में एज यूजुअल आपका नोशनल इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। आप जब रिपैट्रिएशन आपका रिवर्ट हो जाएगा पेरेंट कैडर को, तो आप जब जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेस रेगुलेशन वैसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट आपको वहां पर भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी डेपुटेशन पोस्ट को चूज किया और वहां पर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलता जाएगा पेरेंट कैडर में, और जब रिपैट्रिएशन सपोज 5 ईयर्स के बाद होगा वैसे ही आपका पे रेगुलेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही दे दिया, ये दे दिया, इफ द कंसर्न एम्प्लॉय हैज ऑप्टेड फॉर पे ऑफ द डेपुटेशन पोस्ट, नोशनल इंक्रीमेंट वहां पर मिलता रहेगा, क्योंकि आप डेपुटेशन पोस्ट का पे को चूज किया और आपका पेरेंट कैडर में एज यूजुअल नोशनल इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। जब आपका रिपैट्रिएशन हो जाएगा तब उसके हिसाब से आपका पे रेगुलेशन वहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट देखेंगे, अभी अलाउंसेस देखेंगे और कुछ डिफरेंट अलाउंसेस है
अलाउंसेस क्या है इसमें, देखिए म्यूचुअल कंसेंट आ जाएगा किसमें, सपोज HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ज्वाइनिंग टाइम एंड ज्वाइनिंग टाइम पे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस, कि CA चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस, कि LTC, इसमें म्यूचुअल कंसेंट किसका, लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का म्यूचुअल कंसेंट से रेगुलेट होगा। ये जो है HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ज्वाइनिंग टाइम एंड ज्वाइनिंग टाइम पे, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर TA शील्ड, तो दोनों में म्यूचुअल कंसेंट होगा। कौन देगा, दोनों में म्यूचुअल कंसेंट होगा, आइदर बोरोइंग डिपार्टमेंट दे सकता है और लेंडिंग डिपार्टमेंट दे सकता है, और उन दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज अलाउंस को देख लो, ठीक है। और अभी देखिए डियरनेस अलाउंस, इसके ऊपर मैं बता देता हूं। सपोज आप पेरेंट कैडर का पे को चूज किया तो उसका जो DA है आपको मिलेगा, पेरेंट कैडर के ऊपर जो DA है मिलेगा। सपोज आप ये बोरोइंग डिपार्टमेंट है, बोरोइंग डिपार्टमेंट में लिख दिया, आप उसका पे को आप चूज किया है, जो डेपुटेशन पोस्ट का पे को चूज किया है, तो बोरोइंग डिपार्टमेंट का जो DA है वो मिलेगा। तो जिसका पे चूज किया है उसका DA मिलेगा, पेरेंट कैडर का पे को चूज किया है तो उसका DA मिलेगा, और बोरोइंग डिपार्टमेंट जो है, जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, जो डेपुटेशन डिपार्टमेंट है, उसको पे चूज किया तो उसका DA मिलेगा, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज आप याद रखिए, सभी समय मेडिकल फैसिलिटीज बोरोइंग डिपार्टमेंट, बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेडिकल रूल्स है वही मिलेगा, ठीक है। और लीव में मैं बता देता हूं, लीव को बताया था, लीव में क्या है, सपोज दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम है, नॉन वैकेशनल, सपोज देखिए जो लेंडिंग डिपार्टमेंट है वो नॉन वैकेशनल है, और जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है वो भी नॉन वैकेशनल है, दोनों समान है। तो इस केस में क्या होगा, सभी समय लेंडिंग डिपार्टमेंट का लीव रूल्स को माना जाएगा, दोनों का जो सेम है। ये लेंडिंग डिपार्टमेंट जो है आपका पेरेंट डिपार्टमेंट नॉन वैकेशनल है, और बोरोइंग डिपार्टमेंट भी नॉन वैकेशनल है, तो दोनों सेम है, तो यहां पर किसका लीव रूल्स ना, पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स माना जाएगा, पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स माना जाएगा, पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स को हम मानेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। मगर जब चेंज हो गया, जैसे वैकेशन डिपार्टमेंट टू नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट, ये आपका लेंडिंग डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट है, और ये आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट है, ये चेंज हो गया और रिवर्स हो गया, तो इस केस में किसका लीव रूल्स ना, बोरोइंग डिपार्टमेंट का। जब चेंज हो जाएगा वैकेशनल टू नॉन वैकेशनल, कि नॉन वैकेशनल टू वैकेशनल, तो दोनों लेंडिंग बोरोइंग डिपार्टमेंट का चेंज हो जाएगा, लेंडिंग डिपार्टमेंट वैकेशनल है, बोरोइंग डिपार्टमेंट नॉन वैकेशनल है, तो इस केस में किसका लीव रूल्स माना जाएगा ना, बोरोइंग डिपार्टमेंट का, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नॉर्मली पेरेंट डिपार्टमेंट का लीव रूल्स, मगर जब चेंज हो जाएगा वैकेशन टू नॉन वैकेशन, नॉन वैकेशन टू वैकेशन, तो बोरोइंग डिपार्टमेंट का लीव रूल्स माना जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है जब आपका रिवर्सन होगा, एट द टाइम ऑफ रिवर्सन आप अभी आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को चले जाओगे, तब इस केस में आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट आपको 2 मंथ से ज्यादा छुट्टी नहीं देगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट आपको छुट्टी देगा नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स। कब, रिवर्सन टाइम, एट द टाइम ऑफ रिवर्सन, देखिए एट द टाइम ऑफ रिवर्सन, जब आप रिवर्सन रिपेट्रिएट करोगे आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को, रिवर्सन टाइम में आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट आपको लीव देगा बट नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, और उसके बाद आप छुट्टी लेना चाहते हो तो आपका पेरेंट कैडर का कंट्रोलिंग अथॉरिटी का परमिशन लेना है, पेरेंट कैडर का कंट्रोलिंग अथॉरिटी का परमिशन लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि आपका रिवर्सन टाइम में क्या छुट्टी मिलेगा कि नहीं। रिवर्सन टाइम में लीव मिलेगा, मगर कितना लीव मिलेगा, आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट ही देगा, कितना देगा, नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स देगा, तो अप टू 2 मंथ्स देगा, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद आप छुट्टी लेना चाहते हो तो आपका पेरेंट कैडर का कंट्रोलिंग अथॉरिटी का परमिशन लेना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, प्री मैच्योर रिवर्सन, सपोज आप 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स तो होता है डेपुटेशन, उसके बाद एक्सटेंशन होगा, मगर उसके पहले आपका रिवर्सन हो जाएगा। कैसे होगा, सपोज आपको आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट भेजना चाहता है आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को, वो आपका सर्विस नहीं चाहता है, एक्चुअली जो डेपुटेशन पीरियड था 5 ईयर्स था, मगर उसके पहले बोरोइंग डिपार्टमेंट आपको भेज देना चाहता है आपका पेरेंट कैडर को। तो उसमें क्या रूल है, यदि वो भेजना चाहता है तो एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर
एटलीस्ट 3 months बिफोर वो पेरेंट कैडर को नोटिस देगा। किसको नोटिस देगा? पेरेंट कैडर को नोटिस भेजेगा और कॉन्सर्न एम्प्लॉय को नोटिस भेजेगा, कॉन्सर्न एम्प्लॉय को भी नोटिस भेजेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपका डेपुटेशन पीरियड 5 years था मगर उसके पहले आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट आपको भेजना चाहता है, the borrowing department actually does not want to avail your service, so borrowing department want to revert you to your parent department before the completion of deputation period। तो उसमें क्या लिया है? एटलीस्ट 3 months बिफोर, एटलीस्ट 3 months बिफोर ये दे दिया, एटलीस्ट 3 months बिफोर आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट, ठीक है, आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट लेंडिंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस भेजेगा और कॉन्सर्न एम्प्लॉय को नोटिस भेजेगा, दे दिया। तो बोरो यहां पर एटलीस्ट 3 months, देखिए एटलीस्ट 3 months बिफोर बोरोइंग डिपार्टमेंट लेंडिंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस भेजेगा और कॉन्सर्न एम्प्लॉय को नोटिस भेजेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी हो गया। चलो ओवरस्टे में इसको भी पार्ट 2 में बताया था। ओवरस्टे, सपोज डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया मगर अभी भी आप फॉरेन डिपार्टमेंट में हो, डेपुटेशन डिपार्टमेंट में हो, तो इमीडिएटली ये आपका जो बोरोइंग डिपार्टमेंट का इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर, it will be the responsibility of the immediate superior officer to ensure that the deputationist does not overstay। जो आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट का, it will be the responsibility of the immediate superior officer to ensure that the deputationist does not overstay। तो बोरोइंग डिपार्टमेंट का एक सुपीरियर ऑफिसर कि वो चाहेगा कि ये कैसे ना उसका डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया है तो वो कैसे उसका ओवरस्टे नहीं रहेगा। तो इसका किसका है? तो बोरोइंग डिपार्टमेंट में जो आपका सुपीरियर ऑफिसर था वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करेगा कि अभी डेपुटेशन पीरियड खत्म हो गया, ये क्यों है। और यदि आप ओवरस्टे हो जाता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और जो ओवरस्टे पीरियड है उसको अनऑथराइज ओवरस्टे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अनऑथराइज कर दिया जाएगा। और अनऑथराइज कर दिया गया तो आपका इंक्रीमेंट को डिफर कर दिया जाएगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट में इंक्रीमेंट को डिफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज, इसके ऊपर में क्वेश्चन एक डिस्कशन किया था। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस को अभी पूरा मैं डिस्कस किया, अभी 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट हम देखेंगे। ठीक है, पूरा मैं अच्छे से डिस्कस किया, अभी आपका भूल नहीं होगा। ये दिया क्वेश्चन, जो 2 स्टेटमेंट्स है हम करेक्ट को चूज करेंगे, तो करेक्ट को मैं अंडरलाइन कर दिया। ए पर्सन इन ए हायर पे shall not be appointed on deputation to a post in lower level if the deputation is from central government to central government। मैं बताया था from central government to central government। तो इसमें कोई हायर पे में एक पर्सन है उसको लोअर पे में डेपुटेशन में भेजा नहीं जाएगा, ये तो करेक्ट है क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो हायर पे में है और अभी वो एक कैडर पोस्ट में जाएगा मगर लोअर पे में जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ऐसे डेपुटेशन में भेजा नहीं जाएगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं इनिशियली इसको बताया था। नेक्स्ट वन, द एम्प्लॉय कैन नॉट सेंड फॉर डेपुटेशन वेयर द स्केल ऑफ पे एंड डियरनेस अलाउंस इन द पेरेंट कैडर एंड एक्स कैडर पोस्ट आर सिमिलर। यदि पेरेंट कैडर एक्स कैडर पोस्ट में पे स्केल और डियरनेस अलाउंस सेम हो गया तो यहां पर भी भाई, यहां पर जो है सीजी टू सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉय कैन नॉट सेंड फॉर डेपुटेशन वेयर द स्केल ऑफ पे एंड डियरनेस अलाउंस इन द पेरेंट कैडर पोस्ट एंड एक्स कैडर पोस्ट आर सिमिलर। तो ये भी करेक्ट है। तो यहां पर करेक्ट दिया था बोथ 1 और 2 होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस इफ द अपग्रेडेशन इज टू लेवल 14 इन द पे मैट्रिक्स और अबव। तो यहां पर डेपुटेशन अलाउंस के ऊपर है, मैं बताया था आपको, यदि आपका पे लेवल में अपग्रेडेशन कैसे होता है, प्रोफॉर्मा प्रमोशन, एमएससीपी और सिलेक्शन ग्रेड, इसमें आपका जो पेरेंट कैडर का बेसिक पे अपग्रेडेड हो जाता है। मगर यहां पर ऑप्शन दिया है 14, लेवल 14 और अबव। इसमें 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन क्या है, कंसर्न एम्प्लॉय शैल ड्रॉ द अपग्रेडेड बेसिक पे अंडर सच अपग्रेडेशंस विदाउट डेपुटेशन अलाउंस, ये एक ऑप्शन है।
और द कंसर्न एम्प्लॉय शैल ड्रॉ बिफोर सच अपग्रेडेशन विद डेपुटेशन अलाउंस, ये भी एक ऑप्शन है। जो भी बेनिफिशियल होगा आइदर और, ये मैं बताया था सपोज आइदर और, ये बताया था आइदर और, आप अपग्रेडेड पे बेसिक पे विदाउट डेपुटेशन अलाउंस, और एक है बिफोर अपग्रेडेशन प्लस डेपुटेशन अलाउंस। जिस जो भी बेनिफिशियल दोनों में आइदर और में जो बेनिफिशियल होगा वही लेना है। ये मैं क्या बताया था, लेवल 14 और अबव बताया था कि नहीं। तो यहां पर आइदर 1 और 2 विच इज मोर बेनिफिशियल। एंड अभी और इसको थोड़ा और एक डाटा दे देता हूं, अप टू लेवल 13A। इसमें क्या था ना, जब आपका अपग्रेडेड हो गया चाहे प्रोफार्मा प्रमोशन के एमएससीपी की सिलेक्शन ग्रेड में, तो ओनली जो डेपुटेशन अलाउंस कैलकुलेट होगा वो बिफोर, जो डेपुटेशन अलाउंस कैलकुलेशन होगा बिफोर अपग्रेडेशन ऑफ पे, जो बेसिक पे था बिफोर अपग्रेडेशन जो बेसिक पे था उसके ऊपर ही डेपुटेशन अलाउंस कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ पे फिक्सेशन related to deputation or foreign service, the borrowing authority shall obtain the option of the employee dash from the date of joining of the ex-cadre post unless the employee has himself furnished the option। तो ये मजा बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एक्स-कैडर पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो तो पे फिक्सेशन के लिए आप कितने दिन के अंदर आप ऑप्शन चूज करोगे, कितना टाइम दिया जाएगा? आप याद रखिए विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ आप चूज करोगे, विद इन 1 मंथ। तो आंसर ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। तो इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। आपके लिए 2 ऑप्शन है, आइदर ये पेरेंट कैडर का, आप आइदर पेरेंट कैडर का बेसिक पे को ले जाओ, आइदर आप 2 ऑप्शन है, तो आइदर पेरेंट कैडर का बेसिक पे को चूज करो, पे लेवल को चूज करो, और आप इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, और यदि आपको पर्सनल पे वो भी होगा। और यहां पर बोरोइंग डिपार्टमेंट, बोरोइंग डिपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, बोरोइंग डिपार्टमेंट डेपुटेशन पोस्ट की फॉरेन सर्विस पोस्ट, उसका पे लेवल को आप चूज कर सकते हो। तो और ये है, ये ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है आपको 1 मंथ के अंदर देना चाहिए, जिस डेट में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट में आप ज्वाइन कर रहे हो 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हम देखेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। इनकरेक्ट में एनी स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इन द पेरेंट डिपार्टमेंट अंडर FR 925 और ए करेस्पॉन्डिंग रूल ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अलाउड इन एडिशन टू डेपुटेशन अलाउंस। शुड बी अलाउड, नो, ये गलत है, क्योंकि मैं बार बार बताया था कि जब आपको पेरेंट कैडर में स्पेशल अलाउंस मिल रहा है तब आपको डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। स्पेशल अलाउंस मिल, क्योंकि डेपुटेशन जो ड्यूटी अलाउंस है वो भी एक स्पेशल पे है, वो भी एक स्पेशल पे है। स्पेशल पे कब मिलता है आपको, जब आपका वर्क डिफिकल्ट होता है, जब आपका वर्क आर्डुअस और कॉम्प्लिकेटेड होता है, तब आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो वही ड्यूटी अलाउंस वही है। यदि आपको पेरेंट कैडर में स्पेशल अलाउंस मिल रहा है तो वो डेपुटेशन अलाउंस के साथ ऐड नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर दे दिया दोनों ऐड होगा, ये गलत हो गया। पर्सनल, सेकंड स्टेटमेंट, पर्सनल पे इफ एनी ड्रॉन बाय एन एम्प्लॉय इन हिज पेरेंट कैडर, if any drawn by an employee in his parent department will continue to be admissible on deputation or foreign service if he or she opts to drop pay in the parent cadre plus deputation allowance। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पेरेंट कैडर में आपको पर्सनल पे मिल रहा है उसके साथ डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट मींस ओनली 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पर्सनल पे डेपुटेशन अलाउंस के साथ ऐड होगा, मगर स्पेशल अलाउंस डेपुटेशन अलाउंस के साथ ऐड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन केस ऑफ डेपुटेशन ऑफ फॉरेन सर्विस हु विल रेगुलेट द ज्वाइनिंग टाइम एंड ज्वाइनिंग टाइम पे। मैं बताया था ऐसा कुछ होता है, जैसे ज्वाइनिंग टाइम पे है कि सपोज आपका टीए है, कि आपका ट्रांसफर टीए है, आपका ट्रांसफर टीए है, कि आपका HR है, आपका चाइल्ड एजुकेशनल अलाउंस है। ये सब केस में म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट मींस दोनों के लेंडिंग बोरोइंग डिपार्टमेंट में
म्यूचुअल कंसेंट होगा, कौन देगा? आइदर लेंडिंग डिपार्टमेंट दे सकता है और बोरोइंग डिपार्टमेंट दे सकता है। ठीक है, इसको भी मैं अलाउंसेस में डिस्कस किया, तो यहां पर म्यूचुअल कंसेंट आ जाएगा, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लेंडिंग एंड बोरोइंग डिपार्टमेंट, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, when a situation arises for premature reversion to the parent cadre of the deputationist, his services should be so returned after giving a notice of at least 3 months to the। अच्छा, आप जानते हो जब रिवर्सन, सपोज आपका डेपुटेशन पीरियड में बताया था आपको, डेपुटेशन पीरियड सपोज ये है 5 ईयर से, मगर उसके बिफोर बोरोइंग डिपार्टमेंट आपका पेरेंट कैडर को आपको भेज देना चाहता है, पेरेंट कैडर नहीं चाहता है, पेरेंट कैडर डज नॉट वांट टू अवेल योर सर्विस, तो इसमें क्या करेगा वो? तो एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर वो लेंडिंग डिपार्टमेंट को नोटिस भेजेगा और कॉन्सर्न एम्प्लॉय को नोटिस देगा, और कुछ नहीं, ये सब नहीं है। मैं बार बार बताया, यदि बोरोइंग डिपार्टमेंट रिवर्ट कर देना चाहता है कॉन्सर्न एम्प्लॉय को, तो वो एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर वो लेंडिंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस भेजेगा एंड द कॉन्सर्न एम्प्लॉय को भी नोटिस भेजेगा। तो ये दोनों एक्चुअली करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन पैटर्न सब डिस्कस में कर चुका हूं, खाली क्वेश्चन पैटर्न कैसे आ रहा है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन रिगार्डिंग टू द डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस। यहां पर दे दिया क्वेश्चन नंबर 7, द एम्प्लॉय विल ड्रॉ इंक्रीमेंट इन द पेरेंट कैडर और इन द लेवल अटैच्ड टू द डेपुटेशन पोस्ट एज द केस में बी, डिपेंडिंग ऑन वेदर ही हैज ऑप्टेड फॉर द पेरेंट कैडर पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस और द पे ऑफ द डेपुटेशन पोस्ट। ये तो करेक्ट है। देखिए वो आप क्या चूज किया है, यदि आप पेरेंट कैडर का बेसिक पे को चूज किया है तो आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा, और एक ऑप्शन है आप डेपुटेशन पोस्ट का पे को चूज करोगे, डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस डेपुटेशन पोस्ट का पे को चूज करोगे। ये है, आइदर आप चूज करो पेरेंट कैडर का पीसी जो पेरेंट कैडर बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस, अदरवाइज आप डेपुटेशन पोस्ट का पे को चूज करो और उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। नोशनल सपोज आप पेरेंट कैडर को चूज किया है तो उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। यदि आप डेपुटेशन पोस्ट का पे को चूज किया है डेपुटेशन पोस्ट का, तो आपको आपका पेरेंट कैडर के ऊपर नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि आपका डेपुटेशन पीरियड खत्म होने के बाद आप जब जाकर आपका पेरेंट कैडर में ज्वाइन कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है और उसके हिसाब से पे आपका फिक्स होगा। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट तो ये क्लियर है। सेकेंड वन, इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डेपुटेशन पोस्ट, आप डेपुटेशन पोस्ट पीए को आप चूज किया है तो आप ये चूज नहीं किया, आप आपका पेरेंट कैडर का बेसिक पे प्लस डेपुटेशन अलाउंस को आप चूज नहीं किया है, आप डेपुटेशन पोस्ट का पे को चूज किया है, तो आपका नोशनल इंक्रीमेंट shall also continue to accrue to him in the post held on regular basis in the parent cadre organization। तो आपका पेरेंट कैडर ऑर्गेनाइजेशन में आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलता जाएगा, क्योंकि आप सपोज आप अभी डेपुटेशन में 3 इयर्स के लिए आए हो, तो 3 इयर्स के बाद आप जब रिवर्ट हो जाएगा आपका पेरेंट कैडर में ज्वाइन करोगे तो उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट आपका जो बेसिक पे था जब आप प्रोसीड किए थे फॉरेन सर्विस को कि डेपुटेशन पोस्ट को, तब वैसे ही आपका इंक्रीमेंट आपको लगता जाएगा और आप जब जाओगे तो उसके हिसाब से आपका पे रेगुलेशन के हिसाब से पे फिक्स होगा। तो ये भी करेक्ट है। तो यहां पर दिया था करेक्ट स्टेटमेंट, तो बोथ 1 और 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस एम्प्लॉई प्रोसीड्स फ्रॉम वैकेशनल डिपार्टमेंट टू नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट और वाइस वर्सा, ही शैल बी गवर्न्ड बाय लीव रूल्स ऑफ। में बताया था कि सपोज यहां पर लेंडिंग डिपार्टमेंट वैकेशनल डिपार्टमेंट है, वैकेशनल है, मगर आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट है नॉन वैकेशनल, तो इस केस में क्या होगा, लीव रूल्स किसका होगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट का होगा, बोरोइंग अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम द डैश शैल मेक रिक्विजिट कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस अकाउंट। तो आप न्यू पेंशन स्कीम में हो, आप अभी फॉरेन सर्विस में कि डेपुटेशन में हो, तो एनपीएस को कौन बियर करेगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट बियर करेगा। जो आपका मैनेजमेंट शेयर है, आपका जो मैनेजमेंट शेयर है वो कौन बियर करेगा,
बोरोइंग डिपार्टमेंट बियर करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, with the approval of the minister in charge of the ministry or department or organization, central government employees may be allowed to go on deputation to state governments, union territories, or on foreign service to any entity controlled by and located in the states, union territories on spouse ground after completion of dash of service in the cadre। आप याद रखिए, आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, यहां पर देखिए आरो मार्क दे दिया, मिनिस्टर ऑफ चार्ज, आपका कंसर्न डिपार्टमेंट का जो पेरेंट कैडर का डिपार्टमेंट का आप मिनिस्टर इन चार्ज का अप्रूवल ले लिया, जो मिनिस्टर इन चार्ज है उनका अप्रूवल ले लिया। आप अभी डेपुटेशन में जाना चाहते हो, चाहे इट मींस टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरीज और कोई फॉरेन सर्विस टू एनी एंटिटी, क्योंकि स्पाउस ग्राउंड में, तो आपका पेरेंट कैडर में कितना ईयर सर्विस होना चाहिए? 6 इयर्स। ठीक है, पेरेंट कैडर में आपका 6 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आप मिनिस्टर इन चार्ज को आप अप्रोच करोगे कि मुझे डेपुटेशन में जाना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो कि स्टेट गवर्नमेंट हो कि कोई फॉरेन सर्विस में कोई एंटिटी को हो, कोई यूनियन टेरिटोरीज को हो, मुझे जाना है, कि चाहे नॉर्थ ईस्ट को हो, स्पाउस ग्राउंड में हो जाएगा, मगर आपका पेरेंट कैडर में कितना ईयर सर्विस होना चाहिए? 6 इयर्स। तो ये 10 क्वेश्चंस था, पूरा डिस्कस किया। तो आप 3 पार्ट्स देख लीजिए, क्लैरिटी के साथ में डिस्कस किया। यदि कहां पर कुछ गलती है, प्लीज फॉरगिव मी, पार्डन मी, मैं ट्राई कर रहा हूं, ट्राई टू रीच इन योर लेवल। So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Thank you and namaskar to all of you.